हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार। इसे हम कई बार जेनेटिक्स पार्ट 2 भी कहते हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 जिसे हम कहते हैं, इससे पहले का जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, उसमें वंशानुगति और विभिन्नताओं के सिद्धांत, ये जो चैप्टर था, और ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस, दोनों रिलेटेड हैं। हम नॉर्मली पिछले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में वंशानुगति के आधार समझते हैं कि किस तरह से इनहेरिटेंस आगे बढ़ता है और क्या उसके तौर तरीके हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये उसी वंशानुगति को आणविक स्तर पर ले जाता है। हमने वहाँ पर कहा कि एक जीन एक इकाई है जो लक्षण निर्धारित करती है और वो वंशानुगत होती है और हर पीढ़ी में इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, वहाँ हमने जीन की कार्यप्रणाली इस तरह से देखी। नाउ अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम जिस जीन इकाई की बात कर रहे हैं वो इकाई आणविक रूप से किस चीज़ की बनी है, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है। क्योंकि ये चीज़ मेंडल से भी पूछी गई थी कि भाई आपने जो कारक बोला या जो जीन बोला, ठीक है, उस कारक या जीन का रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, आखिर वो हमारे सेल में है तो किस चीज़ का बना है। ठीक है, उसी जीन उसी कारक की आणविक नेचर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वंशानुगति का आणविक आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहेगा कि आनुवांशिक सूचनाएं, जो जीन हम जिसको कह रहे हैं, वो किस रूप में संग्रहित है, क्या ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, किस तरह से ये आनुवांशिक सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, तो ये सारा मॉलिक्यूलर बेस पर चलने वाला कार्य है, यानी कि सेल के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाविधि। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के मैकेनिज्म हैं जो जीन एक्सप्रेशन से संबंधित हैं, कि किस तरह से जीन में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं बाहर आती हैं और प्रदर्शित होकर एक लक्षण बनाती हैं, कैसे वो अगली पीढ़ी में जाती हैं, कैसे वो जीन का एक्सप्रेशन नियंत्रित होता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ है इसको भी ढूंढा गया कि आखिर ये आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जीन अगर जिस पदार्थ का बना होगा वो आनुवांशिक पदार्थ कहा जाएगा। तो पहली बात तो ये आती है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, जो हमें कई प्रयोगों के बाद पता चला सब डीएनए है। न्यूक्लिक एसिड का रोल समझ में आया कि इस पूरे कार्य में, वंशानुगति और आनुवांशिकी के इस कार्य में न्यूक्लिक एसिड का बड़ा रोल है, क्योंकि उसी में ही डीएनए है और वही आनुवांशिक पदार्थ प्राप्त हुआ। फिर वो कैसे प्रदर्शित होता है, जीन कैसे बनता है, वो प्रदर्शित कैसे होता है, लक्षण कैसे बनेंगे, नियंत्रण कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। और इस चैप्टर के अंत में जाते जाते डीएनए पर आधारित कुछ नई टेक्नोलॉजी, जिसको हम बायोटेक का भाग भी कहते हैं, वो भी इसके अंदर लास्ट में दे रखी है। तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर है हमारे पिछले चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। पिछले चैप्टर में मैथमेटिकल पार्ट था, वहाँ हम प्रायिकताएँ निकाल रहे थे, आने वाले पीढ़ियों में संभावनाएं बता रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई प्रायिकता नहीं है। यहाँ दरअसल एक पीढ़ी में किस तरह से जीन काम करता है, जीन होता क्या है, कार्य कैसे करता है, लक्षण कैसे बनेंगे, ये आणविक क्रियाविधि यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूलर प्रोसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले डीएनए और आरएनए समझाया गया। अगर हम एनसीईआरटी का क्रम लें, डीएनए आरएनए का अर्थ मतलब है न्यूक्लिक अम्ल। हम भी यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत न्यूक्लिक एसिड से करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जिसमें हम डीएनए क्या है और आरएनए क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ कैसे खोजा गया और फिर किस तरह से वो जीन प्रदर्शित होता है, ये सारी बातें आएंगी। न्यूक्लिक एसिड का ये भाग हम कई बार 11th के पार्ट में भी जब बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया जाता है, वो कि वही चीज़ यहाँ पर भी है शुरुआत में। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला भाग हम शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा चैप्टर इन्हीं न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड है। हमारे वंशानुगति का जो आणविक आधार है वो न्यूक्लिक अम्ल पर ही आधारित है। ठीक है, केंद्रक की खोज के बाद से ही ये एहसास होने लगा था कि कहीं न कहीं केंद्रक का कोशिका के विभिन्न कार्यों के नियंत्रण में भूमिका है, केंद्रक का लक्षणों के निर्माण और अगली पीढ़ी के निर्माण में भी भूमिका है। और धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली। न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करें तो शरीर का ये सबसे महत्वपूर्ण और सूचनात्मक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। विभिन्न प्रकार के जैविक अणुओं में
सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ये माना जाता है, क्योंकि ये आनुवंशिक पदार्थ है, ये हमारी अगली पीढ़ियां बनाएगा और एक पीढ़ी में भी किस तरह से उसका पूरा जीवन चलेगा, कैसे कैसे लक्षण बनेंगे, पूरा नियंत्रण कैसे होगा, वो सब यहीं से होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित है, इसे सूचनात्मक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, यह सजीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर ही जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है, पहले तो आरएनए भी होता था। ठीक है, एवं आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण, प्रदर्शन, ये देखो क्या क्या काम करेंगे, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण, प्रदर्शन एवं अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, ये सारे काम न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लिक अम्ल में मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए दो प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। इनकी खोज की अगर बात करें तो सर्वप्रथम इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई। फ्रेडरिक मिशर द्वारा उन्होंने पश कोशिकाओं के केंद्रक से ये पदार्थ प्राप्त किया। पश कोशिकाओं के केंद्रक से उन्होंने एक पदार्थ निकाला, जिसका उन्होंने, क्योंकि केंद्रक से निकाला तो उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लिन। तो इसका जो शुरू में नाम रखा गया न्यूक्लिन, न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ है न्यूक्लिन। और फ्रेडरिक मिशर ने भी इस बात का अंदेशा बताया कि भाई ये जो न्यूक्लिन है ये वंशानुगति में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कुछ समय बाद फिर इस न्यूक्लिन का रासायनिक नेचर अध्ययन किया गया। ठीक है, वो काम किया गया अल्टमैन द्वारा। अल्टमैन ने न्यूक्लिक की रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया। जब उन्होंने ये अध्ययन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये न्यूक्लिन जो है ये तो अम्लीय प्रकृति का है, ये एसिडिक नेचर का है। और क्योंकि ये एसिडिक नेचर का उन्हें प्राप्त हुआ तो बाद में इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन से बदलकर न्यूक्लिक एसिड कर दिया, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का था, ये अम्लीय प्रकृति का मिला और इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। तो न्यूक्लिन के रूप में इसकी खोज हुई फ्रेडरिक मिशर द्वारा और अल्टमैन ने इस न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड किया। अल्टमैन ने बताया कि यह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, हम ज़्यादा हिस्टोरिकल डिटेल में नहीं जाएं कि और किसने क्या क्या खोजा। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम है, किसी ने खोज, किसी ने धीरे धीरे खोज हुई है, डीएनए फिर आरएनए जो भी है। हम इसके रासायनिक पार्ट पर आते हैं कि आखिर ये न्यूक्लिक अम्ल है क्या चीज़, कैसे बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड दरअसल एक बहुलक मॉलिक्यूल है। ये एक बड़ा वृहद मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है और ये छोटी छोटी इकाइयों का पॉलीमर है और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। रासायनिक रूप से न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो इसकी इकाई है ये स्वयं कई इकाइयों से मिलकर बनी है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के दो मुख्य हिस्से हैं, इसके दो भाग हैं, न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक एसिड, फॉस्फेट भी कह सकते हैं। और इसी फास्फोरिक एसिड की वजह से न्यूक्लिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो ध्यान रखें, न्यूक्लिक अम्ल में अम्लीय प्रकृति किसकी वजह से आती है, फास्फोरिक एसिड की वजह से। और एक न्यूक्लियोसाइड इकाई है। न्यूक्लियोसाइड पुनः दो भागों में बटी है। ठीक है, पहला जो है इसमें नाइट्रोजन क्षार और दूसरा है पेंटोस शर्करा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और फिर इसमें फॉस्फेट और जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, नाइट्रोजन क्षार जो है ये फिर दो प्रकार के हैं। नाइट्रोजन क्षार पायरिमिडीन और प्यूरिन दो प्रकार के हैं। ठीक है, पायरिमिडीन और प्यूरिन दोनों हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके बारे में थोड़ा और आगे बताएंगे अभी। ठीक है, पायरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। नाम तो हमने लोअर क्लासेस में भी सुन रखे हैं। ठीक है, प्यूरिन इसी तरह से दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। समझ में आ गई बात। पेंटोस शर्कराएं दो प्रकार की है, राइबोज शर्करा और एक इसी का व्युत्पन्न है डीऑक्सीराइबोज, जिसमें से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है राइबोज में से, तो डीऑक्सीराइबोज। तो इस तरह से इन सारी इकाइयों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर फास्फेट जोड़ के न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड को थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड में टी आ रहा, टाइड, और टी फॉर टोटल। ध्यान रखो कि जब इसमें टोटल तीनों चीजें आ जाएं, तीन भाग कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और तीसरा ये हो गया फास्फोरिक एसिड। जब टोटल तीनों चीजें आ जाएं तो वो न्यूक्लियोटाइड एक कंप्लीट इकाई बनी। ठीक है, और फास्फेट ना हो, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा हो तो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड अधूरा है, उसमें फास्फेट नहीं है। न्यूक्लियोटाइड में टोटल तीनों इकाइयां आ गई, वो पूरा है। ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख सकते हो। दूसरा इसमें प्यूरिन पायरिमिडीन में बड़ा दिक्कत है, लोग भूल जाते हैं प्यूरिन कौन से, पायरिमिडीन कौन से। कोई भी एक ध्यान रख लो तो बाकी बचे दूसरा अपना आप ध्यान रखें। जैसे प्यूरिन दो होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन।
ठीक है, हम इसको एक सामान्य से फॉर्मूले से ध्यान रख सकते हैं, GAPU। ठीक है, एक्चुअली प्यूरिन को PU से लिखा जाता है, पायरिमिडिन को PY से लिखते हैं, छोटे शॉर्ट नाम। और G ग्वानिन, A एडिनिन, GAPU आप ऐसे बोल सकते हो गप्पू। ठीक है, गप्पू से हमें याद रहेगा कि ग्वानिन और एडिनिन प्यूरिन है, GAPU। और ये दोनों अगर प्यूरिन है तो बचे हुए बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, पायरिमिडीन। इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन कम करके इनको याद रखा जा सकता है। तो ये तो विभिन्न प्रकार की इनकी छोटी बड़ी इकाइयां हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से फिर न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में थोड़ा और पढ़ समझ लें। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार की। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार क्या है और कितने तरह के हैं, इनकी संरचनाएं क्या हैं। नाइट्रोजन क्षार जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मतलब अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के हैं, जैसा मैंने बताया आपको, एक पायरिमिडीन और एक प्यूरिन। पहले पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन जो होता है ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, एक वलय होती है, और वो भी 6 सदस्यीय वलय है, 6 मेंबर की, जिसमें से 4 तो कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। पायरिमिडीन रिंग का आधारभूत संरचना मैंने ये बना रखी, ये पायरिमिडीन रिंग होती है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ऐसी बात नहीं। अब देखिए इसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 2 स्थान पर नाइट्रोजन और बाकी 4 जगहों पर क्या है, कार्बन। ठीक है, इसकी नंबरिंग ध्यान रखना, नंबरिंग है नीचे से शुरू की, पहला नंबर यहाँ नाइट्रोजन से रहता है, 1 2 3 4 5 6, और पहले और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन रहेंगे। ये पायरिमिडीन रिंग है। अब इसमें कुछ अतिरिक्त समूह लग करके फिर ये विभिन्न प्रकार के पायरिमिडीन बनते हैं, समझ गए। इसमें ये पहले नंबर का नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये आगे की इकाइयों से जुड़ेगा, ध्यान रखना। अब जैसे ये 3 प्रकार के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है, अब इसमें सबसे आसान संरचना है यूरेसिल की। ये जो बेसिक पायरिमिडीन है, देखिए NHCO NHCO अल्टरनेट, NHCO NHCO और ये डबल बॉन्ड, ये बनता है यूरेसिल। समझ में आ गई बात। और इस यूरेसिल के 5वें कार्बन पर अगर एक मिथाइल समूह जोड़ दें, ठीक है, तो ये बन जाता है थाइमिन। तो थाइमिन और यूरेसिल की संरचना में केवल इस 5वें नंबर पर मिथाइल समूह का अंतर है और कुछ भी नहीं। इसलिए थाइमिन को हम कई बार 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। थाइमिन और यूरेसिल की संरचना में केवल 5वें नंबर पर मिथाइल समूह का अंतर है। मिथाइल समूह आने से इस रचना की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और है साइटोसिन। साइटोसिन में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह NH2 एक अमीनो ग्रुप आ जाता है, तो NHCO और फिर ये N और NH2 यहाँ से हट जाएगा, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में एक NH2 ग्रुप और एक O ग्रुप होगा। ये साइटोसिन है, ये यूरेसिल है और ये थाइमिन है। तीनों के स्ट्रक्चर का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, समझ में आ गई बात। तो ये 3 प्रकार के तो हो गए पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड। ऐसे अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन भी 2 तरह के हैं, और प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग कंपाउंड होता है, 2 रिंग से मिलकर बना है। ये कुल 9 सदस्यीय संरचना होती है, जिसमें 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होते हैं। इसमें 2 वलय होती है, एक तो वही है पायरिमिडीन रिंग, एक तो पायरिमिडीन रिंग ही है, और दूसरी है इसमें इमिडाजोल रिंग। ये 6 मेंबर की और ये 5 मेंबर की जुड़ के 9 मेंबर की संरचना बनती है। ये देखिए, ये तो वही है, देखो पायरिमिडीन, वही पहले और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है, इतना तो पायरिमिडीन है ये का ये। ठीक है, ये संरचना तो पायरिमिडीन की है। और ये है 5 मेंबर, इसमें इमिडाजोल रिंग, इसमें 2 नाइट्रोजन है, और ये इस तरह से इसकी जो नंबरिंग होती है वो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। नंबरिंग के जो नियम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताए जाते हैं कि कहाँ से और कैसे नंबरिंग करनी। अब इसमें एडिनिन और ग्वानिन 2 प्रकार की प्यूरिन है। बाकी इस बेसिक स्ट्रक्चर में केवल एक अमीनो ग्रुप NH2 लग जाता है 6ठे नंबर पर, तो ये एडिनिन बन जाता है। और ये NH2 अगर इधर आ जाए और यहाँ एक ऑक्सीजन लग जाए तो ये बन गया ग्वानिन। तो ग्वानिन और एडिनिन के स्ट्रक्चर में अंतर आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने नाइट्रोजन बेस बताया, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस के बाद में हम आते हैं शर्करा पर, फॉस्फेट शुगर पर, पेंटोस शर्करा। ठीक है, पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की हैं, 5 कार्बन युक्त शर्कराएं हैं, एक है राइबोस और दूसरी डीऑक्सी राइबोस। सामान्य राइबोस C5H10O5 हम सभी जानते हैं, बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हैं, और रिंग वाली स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन।
OH H H OH H OH और इस तरह से ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। डीऑक्सीराइबोज में केवल एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, केवल दूसरे नंबर का ये जो OH है यहाँ पर, ये चीज यहाँ H हो जाती है तो एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक OH ज्यादा होने की वजह से राइबोज शर्करा अधिक सक्रिय है और ये थोड़ी कम स्टेबल है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा कम सक्रिय है, जो सक्रियता कम है तो स्टेबल ज्यादा होगी, ठीक है। राइबोज के बारे में ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये अधिक सक्रिय है, क्योंकि इसके अंदर एक अतिरिक्त OH समूह होता है और ये स्टेबल कम होती है, इसीलिए इसका स्थायित्व कम रहता है। जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा कम सक्रिय होती हैं क्योंकि एक OH कम हो गया, इसके अंदर कम सक्रिय हैं और ये अधिक स्टेबल होंगी। ये चीजें आगे चल करके DNA RNA तक आपके काम आएंगी, ठीक है। तो ये दो शुगर के स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाद तीसरी इकाई फास्फोरिक एसिड है H3PO4, जो फास्फेट समूह के रूप में जुड़ता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है H3PO4। तो ये तीन भाग हो गए, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा एवं फास्फेट फास्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलकर के फिर पहले न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। बनने की प्रक्रिया देखिए कैसे, थोड़ा सा आधारभूत पार्ट उसका भी समझ लें, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, क्या है। पहले हम न्यूक्लियोसाइड के निर्माण की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जो है पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से बनता है, ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन क्षार आकर के शर्करा से जुड़ता है उसके पहले कार्बन पर, यह शर्करा के पहले कार्बन पर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। जैसे ये शर्करा है, इसका पहला कार्बन, इससे आकर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और ये बॉन्ड जो बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब जब यहाँ शुगर जुड़ता है, क्षार जुड़ता है, तो क्षार प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिमिडीन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर पायरिमिडीन है तो उसका पहला नाइट्रोजन, पायरिमिडीन अपने पहले नाइट्रोजन से शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेगा, और अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन का नवा नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन के अभी स्ट्रक्चर बताए थे, प्यूरिन है तो ये वाला है 9th नाइट्रोजन, इस जगह से जुड़ेगा वो, और अगर पायरिमिडीन है तो ये उसका पहला जो नाइट्रोजन मैंने ये कहा भी था, ये दोनों जो हैं न्यूक्लियोसाइड या शर्करा से जुड़ने में काम आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बना न्यूक्लियोसाइड। बॉन्ड कौन सा बना, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शर्करा का पहला कार्बन, नाइट्रोजन क्षार में पायरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन, प्यूरिन का नवा नाइट्रोजन, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। अब इसके बाद इसमें जैसे ही फास्फेट लगता है तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, ठीक है। फास्फेट जो आके लगता है, ध्यान रखना, फास्फेट भी शर्करा से ही जुड़ता है। अब शर्करा के पहले कार्बन से तो नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, उसी शर्करा के 5वें कार्बन पर फास्फेट आके जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट और जोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड। और ये शर्करा के 5वें कार्बन पर फास्फोएस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़ेगा, डायस्टर मत बोलना, फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अगर पूरी बात करें तो ये जैसे शर्करा हो गई, पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा, और इसके 5वें कार्बन से ये फास्फेट जुड़ता है फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा, और इस तरह से ये तीनों इकाइयां जुड़ती है और ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का आधारभूत स्ट्रक्चर बना। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसमें शुगर जो है वो अलग अलग हो सकती है, इसमें राइबो शुगर भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबो शुगर भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो शर्करा का अंतर आएगा, दूसरा नाइट्रोजन क्षार भी तो 5 है, तो अब कौन सा नाइट्रोजन, इसलिए इसमें आगे और विविधता आएगी। तो पहले तो आधारभूत न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए, एक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फोएस्टर बॉन्ड और एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, क्लियर। और कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्बन से जुड़ा है ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में शर्करा के आधार पर मैं बात करूं तो मैं न्यूक्लियोटाइड के 2 प्रकार बनाऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 2 प्रकार होंगे, वो भी शर्करा के आधार पर। अगर राइबोज शर्करा ले रहे हैं तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो शुगर है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड आरएनए का निर्माण करेंगे बहुलकीकरण करके, ठीक है, और ये डीएनए का निर्माण करेंगे। अब देखिए इन दोनों में भी नाइट्रोजन बेस का अंतर है। नाइट्रोजन बेस वैसे तो 5 हो गए, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यूरेसिल कभी भी हमें डीऑक्सीराइबो शर्करा से और थाइमिन कभी भी हमें राइबो शर्करा से जुड़ा हुआ नेचर में नहीं मिला, ठीक है। और इसीलिए राइबो शर्करा से 5 में से 4 जुड़ेंगे
और डीऑक्सीराइबोस शर्करा में भी 5 में से 4 ही नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन बेस के आधार पर पुनः राइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, राइबोस शुगर में थायमिन नहीं होगा, बाकी चारों होंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में यूरेसिल नहीं होकर बाकी चारों होंगे। अब ये कैसे कैसे जुड़ते हैं, क्या रहता है, इसका पूरा एक फ्लो चार्ट ढंग से देखिए। ठीक है, पूरे अगर फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो जैसे देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे क्या बनेंगे। नाइट्रोजन बेस के साथ जब हमने राइबोस जोड़ा तो पहले क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड बना। फिर इस राइबोन्यूक्लियोसाइड से फास्फेट और जुड़ेगा, तब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड बनता है। समझ में आ गई बात। ये तो मैंने आधारभूत इक्वेशन लिखी। अब इसी राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करेंगे बहुलकीकरण द्वारा, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए बना देता है। आ गई बात समझ में। तो अब इसमें देखिए शर्करा राइबोस है, लेकिन नाइट्रोजन बेस का अंतर है। नाइट्रोजन बेस 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एडेनिन के साथ राइबोस जुड़ेगा तो जो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या आएगा, एडेनिन प्लस राइबोस एडिनोसिन। समझ गए। ऐसे ग्वानिन प्लस राइबोस ग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस राइबोस साइटिडीन और यूरेसिल प्लस राइबोस यूरिडीन। तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन ये 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोसाइड हुए। अब इनमें अपन ने फास्फेट जोड़ा, सब में फास्फेट जोड़ते ही इसमें एसिडिक नेचर आ गया। जैसे इसमें फास्फेट जोड़ा राइबोन्यूक्लियोटाइड बना। कौन कौन से बनेंगे, एडिनोसिन के साथ फास्फेट जुड़ा कौन से, 5वें नंबर पर, तो अब ये कहलाएगा एडिनाइलिक एसिड या इसको AMP भी बोलते हैं। एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट, 5वें नंबर पर एक फास्फेट लगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट या 5 मोनोफास्फेट। ऐसे ग्वानोसिन प्लस फास्फेट ग्वानाइलिक एसिड या ग्वानोसिन मोनोफास्फेट GMP या इसको ग्वानाइलिक एसिड कहेंगे। ये सब न्यूक्लियोटाइड के नाम है। तो कोई न्यूक्लियोटाइड बोले तो ये बोलना है, एडेनिन ग्वानिन मत बोलना, वो नाइट्रोजन बेस है। ऐसे साइटिडीन प्लस फास्फेट साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडीन मोनोफास्फेट CMP, यूरिडीन प्लस फास्फेट यूरिडाइलिक एसिड UMP। ठीक है, यूरिडीन मोनोफास्फेट। तो इस तरह से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बने, AMP, GMP, CMP एंड UMP। समझ में आ गई बात। अब आप देखिए यहाँ पर ये तो है सामान्य न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए निर्माण में काम आएंगे, लेकिन कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड का उपयोग केवल आरएनए निर्माण तक ही नहीं रहता, कई बार इनको और कामों में भी यूज किया जाता है। जैसे देखिए कई बार क्या होगा, अभी तो अपन ने एक फास्फेट जोड़ा, अब इसमें कई बार एक और फास्फेट लगाते हैं। जैसे AMP है तो एक फास्फेट है उसमें, अब उसी फास्फेट के आगे एक और फास्फेट लगाएंगे। अब इतना आप भी समझते हैं कि एक फास्फेट पहले ही लग रहा है, अब आप एक दूसरा फास्फेट और लगाओगे तो फास्फेट तो प्रतिकर्षित करेंगे, तो आसानी से जुड़ेंगे नहीं। और अगर हमें फिर भी जोड़ना है तो हमें खूब एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अत्यधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसके एक फास्फेट के साथ एक और फास्फेट जोड़ दिया जाता है, तो ये AMP से हो जाता है ADP, नाम सुना होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इन 2 फास्फेट के बीच में एक उच्च ऊर्जा बंध बना है, हाई एनर्जी बॉन्ड बना है, तब जुड़े ही। फिर एक और फास्फेट जोड़ते हैं वही हाई एनर्जी बॉन्ड से, ठीक है, और तब ये ADP से हो जाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी कोशिकाओं में, सजीव कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरे भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कई बार अतिरिक्त फास्फेट के साथ उच्च ऊर्जा फॉर्म में मिलते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं। ये तो सामान्य न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, DNA RNA बनने में यही काम आएंगे। लेकिन कभी कभी इसमें एक फास्फेट और जोड़ के इसको ADP और फिर एक और जोड़ के ATP बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ADP में क्या होता है, AMP और एक फास्फेट और जोड़ा जाता है ऐसे, ठीक है, और ये थोड़ा सा बॉन्ड भी ऐसे कर्व से बनाएंगे, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ATP में क्या हो जाएगा, AMP तो है ही है, फिर इसमें अब 2 फास्फेट जुड़ गए ऐसे, तो ये बना ATP, 2 अतिरिक्त फास्फेट, और ये जो होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं जिनको थोड़ा घुमा कर्व जैसा बनाते हैं। इसी तरह से GMP से पहले GDP बनेगा और उसके बाद GTP, ऐसे CMP से CDP एवं CTP और UMP से UDP एवं UTP,
ठीक है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, अतिरिक्त फॉस्फेट जोड़े जा रहे हैं। ये जो चीज़ हैं, ये एडीपी, एटीपी, ये जितने भी होते हैं, विशेष रूप से इनकी बात करें, फाइनली ये जो ट्राइफॉस्फेट वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है हायर न्यूक्लियोटाइड, उच्च न्यूक्लियोटाइड। ये हायर न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ठीक है। और ये हायर न्यूक्लियोटाइड जो हैं, ये ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आता है। इसका ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग होता है। इसे हम शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कई बार फिजियोलॉजिकल कई कार्यों में एटीपी काम आते हैं, जीटीपी भी काम आते हैं। तो ये सभी एनर्जी के लिए। अब हमारे लिए ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये एनर्जी को इधर उधर ले जाने में काम आ रहे हैं। जैसे श्वसन से एनर्जी मुक्त करी, अब इस एनर्जी को रखे कहाँ, तो उस एनर्जी से हम एटीपी बना लेते हैं, जीटीपी बना लेते हैं। मुख्य रूप से तो एटीपी बनाते हैं, सबसे स्टेबल होता है। तो वो जो ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकली श्वसन में, उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, इसमें 2 अतिरिक्त फॉस्फेट जोड़ करके इसको तैयार करते हैं। अब एटीपी के रूप में हमने ऊर्जा संग्रहित कर दी। अब जब कभी किसी कार्य के लिए एनर्जी चाहिए तो इसका एक फॉस्फेट हटा देंगे, एटीपी से एडीपी, एक और हटा देंगे तो एएमपी वापस। और देखिए जितनी ऊर्जा इस बॉन्ड को बनाने में लगी, जब इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उतनी ऊर्जा मुक्त भी होती है। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जब जरूरत होगी ऊर्जा की, हम एटीपी के ये फॉस्फेट हटा करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। समझ में आई बात? ये हायर न्यूक्लियोटाइड है जो विभिन्न उपापचय कार्यों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अन्यथा ये जो 4 हैं, ये सामान्य न्यूक्लियोटाइड हैं और ये जो है आरएनए बनाने में काम आएंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, आगे भी आएगी, कि जब आरएनए बनाना हो, डीएनए बनाना हो, तो इनको जब न्यूक्लियोटाइड देंगे हम आरएनए डीएनए बनाने के लिए, तो भी हम उसको ट्राइफॉस्फेट वाली देते हैं, ऊर्जा वाले। और जब डीएनए आरएनए बन रहा होता है तो ये यहाँ अंत में जाके अपने फॉस्फेट हटा करके फिर आरएनए बनाते हैं। तो वो जो फॉस्फेट हटाया, उस ऊर्जा का उपयोग आरएनए निर्माण में हो जाता है। इसीलिए आरएनए डीएनए निर्माण में न्यूक्लियोटाइड न स्वयं यूज हो जाते हैं, न केवल यूज हो जाते हैं, बल्कि वो ऊर्जा स्रोत के रूप में भी काम आते हैं। तो हमेशा इनको हम ऊर्जा स्रोत के रूप में भी यूज करेंगे, इस बात का अतिरिक्त रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो राइबोन्यूक्लियोटाइड हुए। इसी तरह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड भी बन सकते हैं, बस उसमें शर्करा बदल जाएगी, डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजन 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, और एक ये आ गया साइटोसिन और थाइमिन, वहाँ यूरेसिल था। बाकी शुगर डीऑक्सी राइबोस हो गई। नाम भी उसी तरह से होंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड होंगे। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है ये, इसको सही करेंगे। तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बना, फिर इसमें फॉस्फेट जोड़ेंगे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इस तरह से, ठीक है। और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फिर डीएनए बनाने में काम आएंगे। जैसे वो आरएनए बनाने में काम आ रहे थे, ये डीएनए बनाने में काम आएंगे। अब यहाँ भी वही है, देखिए एडेनिन और डीऑक्सी राइबोस, तो वहाँ एडिनोसिन नाम था, यहाँ डीऑक्सी एडिनोसिन, केवल एक उपसर्ग लग जाएगा डीऑक्सी। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन एंड डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन। वहाँ यूरिडीन था, यहाँ थाइमिडीन आ जाएगा। अब सब में फॉस्फेट जोड़ेंगे तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, DAMP, इसको स्मॉल डी लिख देते हैं एक छोटा सा, ताकि डीऑक्सी पता रहे। ऐसे डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, DGMP, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, DCMP, और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, DTMP। तो इस तरह से ये सारे क्या बने, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये डीएनए बनाने में काम आ जाएंगे। अब आप देखिए, जैसे राइबोन्यूक्लियोटाइड के हाई एनर्जी फॉर्म थे, तो इनके भी रहेंगे। ये भी जो है DATP, फिर ये DGTP, ऐसे ही ये DCTP और ये DTTP
यानी कि ट्राइफॉस्फेट रूप में ये सारे के सारे हायर न्यूक्लियोटाइड हमें यहाँ भी मिलेंगे। जैसे राइबोन्यूक्लियोटाइड थे वैसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड भी रहेंगे। आगे बात समझ में। और इनमें अतिरिक्त फॉस्फेट जोड़ करके, ठीक है, अतिरिक्त फॉस्फेट जोड़ करके इनको उच्च ऊर्जा वाले बनाए जाएंगे और डीएनए आरएनए के निर्माण में भी हम इनको यूज करेंगे तो ट्राइफॉस्फेट वाली करेंगे, बाद में फॉस्फेट हटा करके इसको डीएनए में यूज करेंगे। तो ये तो मैंने केवल एक आधारभूत बात अभी तक न्यूक्लियोटाइड की बताई कि किस तरह से नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट हैं, फिर ये जुड़ के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बना। अब इन न्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करेंगे और किस तरह से न्यूक्लिक अम्ल बनेगा उस पर बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न अवयवों, विभिन्न कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद में अब हम न्यूक्लिक एसिड के निर्माण पर कुछ जनरल बातचीत कर लेते हैं। हमने बताया न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की विभिन्न इकाइयों के जुड़ने से बनता है। तो आखिर न्यूक्लियोटाइड किस तरह से पॉलीमराइज होता है, किस तरह से उसका बहुलकीकरण होता है और कैसे पूरा एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। प्रकृति में जो भी न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जो हम जानते हैं दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए, ये सारे न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये हमेशा एक रेखीय श्रृंखला में मिलते हैं। ये श्रृंखला कभी शाखित नहीं होती, हमेशा लीनियर चेन रेखीय श्रृंखला होती है। और इसमें जब ये इनका निर्माण भी होता है तो एक एक करके इसमें न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता जाता है और एक रेखीय श्रृंखला बनती है। इस रेखीय श्रृंखला को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का मतलब यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण द्वारा एक रेखीय श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, और ये रेखीय श्रृंखला जो है इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाता है। ठीक है, ये काम सजीवों में और लगभग प्रत्येक सजीव कोशिका में होता है। सजीवों में ये काम कुछ एंजाइम की मदद से होता है और यहाँ जो मुख्य एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बहुलकीकरण करके न्यूक्लिक एसिड बनाता है वो एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम अब काम क्या है? पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। तो पॉलीमराइजेशन करने वाले इस एंजाइम को नाम ही हमने क्या दे दिया? पॉलीमरेज। और इसीलिए सारी जीवित कोशिकाओं में पॉलीमरेज एंजाइम निश्चित रूप से होता है। पॉलीमरेज एंजाइम को कई बार कोशिकाओं का वीआईपी एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाओं के न्यूक्लिक अम्ल या यूं कहें कि कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए ये एंजाइम है भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये एंजाइम देखिए कैसे हैं, क्या काम करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस एंजाइम के बारे में और बता दूं, क्योंकि हम आगे कई सारी प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें ये एंजाइम बार बार आएगा। तो इस पॉलीमरेज एंजाइम के काम करने का तरीका और इसके विभिन्न प्रकार को हम यहीं पर ही समझ रहे हैं ताकि आगे हम इनको बार बार डिस्कस नहीं करें। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम की एक तो खास बात क्या है कि ये हमेशा कभी भी कोई भी नई श्रृंखला पूरी तरह से एकदम से स्टार्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये कि हमेशा ये एक पुरानी श्रृंखला के सामने नई श्रृंखला बनाता है। प्रकृति ने इसको इस तरह से बनाया है कि ये अपनी तरफ से खुद से कोई भी श्रृंखला नहीं बना देता है। इसको एक पुरानी श्रृंखला दी जाएगी, उसको देख देख करके उसके सामने दूसरी श्रृंखला बनाएगा, वो भी पूरक रूप में बनाता है। वो हम आगे बताएंगे कैसे पूरक होता है। ठीक है, तो पहली बात, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अपनी मर्जी से कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम अपनी मर्जी से कोई भी श्रृंखला नहीं बना देता, पहले से उपस्थित श्रृंखला के सामने नई श्रृंखला बनाता। और ये जो पहले से उपस्थित श्रृंखला है इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या टेम्पलेट सूत्र। और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड श्रृंखला जो है ये डीएनए की भी हो सकती है, आरएनए की भी हो सकती है। टेम्पलेट के रूप में किसी की भी श्रृंखला काम आ सकती है। ठीक है, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डिपेंडेंट सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि यह एंजाइम एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हमेशा किसी पुरानी श्रृंखला के सामने करता है। इस पुरानी श्रृंखला को हम टेम्पलेट श्रृंखला कहते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखना, इसको एक पुरानी श्रृंखला चाहिए। देखिए नेचर ने इसको इस तरह से बनाया भी क्यों है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जैसे मान लो आनुवंशिक पदार्थ है हमारा डीएनए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और एक पीढ़ी में जो जीन है, जो डीएनए है, वही के वही अगले को देने, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब अगर पॉलीमरेज एंजाइम अपनी मर्जी से श्रृंखला बनाने लगा तो कुछ का कुछ बना देगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि भैया तुम पुरानी श्रृंखला को देख के नहीं बनाओगे, ताकि जो हमारे पैतृकों में, जो पिछली पीढ़ी में जो जीन और जो डीएनए था, वही का वही अगली पीढ़ी में पहुंचे, वैसा का वैसा। इसलिए पुरानी श्रृंखला को देख के नहीं बनाई जाती।
और इस पुरानी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। ठीक है, यह टेम्पलेट श्रृंखला डीएनए अथवा आरएनए किसी की भी हो सकती है। हालांकि आज की तारीख में वर्तमान समय में प्रकृति में डीएनए को टेम्पलेट, डीएनए श्रृंखला को टेम्पलेट के रूप में ज्यादा काम में लिया जाता है। काम में दोनों आती हैं, लेकिन डीएनए एज ए टेम्पलेट ज्यादा काम आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थात पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डिपेंडेंट संश्लेषण करते हैं। ये एक खास बात ध्यान रखनी है कि ये एंजाइम टेम्पलेट निर्भर होते हैं, पुरानी श्रृंखला के सामने नया बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इस एंजाइम के बारे में कई छोटी छोटी चीजें जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, अब ये एंजाइम देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के थे, दो तरह के, एक तो था राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये एंजाइम भी दो तरह के होंगे। राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करेंगे तो आरएनए बनेगा, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करेंगे तो डीएनए बनेगा। तो जो एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करके आरएनए बनाते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से डीएनए बनाते हैं, उसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे मतलब ये आरएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज बोल रहे मतलब डीएनए बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीमरेज एंजाइम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से इकाइयों का ये बहुलकीकरण कर रहे हैं, इसके आधार पर पॉलीमरेज एंजाइम दो प्रकार के हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करके आरएनए बनाते हैं। ठीक है, और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करके डीएनए बनाएंगे। पहली आधारभूत बात है। अब इन दोनों में एक बड़ा अंतर और है। विकास के क्रम के आधार पर माना जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज पहले आया है, डीएनए पॉलीमरेज बाद में आया है। वैसे इन दोनों में काम करने के तरीके को लेकर एक बड़ा अच्छा अंतर है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी श्रृंखला निर्माण का आरंभ नहीं कर सकता। आरंभ से तात्पर्य क्या है, हमने कहा भाई पुरानी श्रृंखला चाहिए तो ले ली हमने पुरानी श्रृंखला। अब इस पुरानी श्रृंखला के सामने नई बनानी है, तो नई बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, पहला न्यूक्लियोटाइड रखा, फिर उसके पास दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, ऐसे तो श्रृंखला बनेगी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी नई श्रृंखला के निर्माण का आरंभ नहीं कर पाता, जबकि आरएनए पॉलीमरेज नई श्रृंखला के निर्माण का आरंभ कर सकता है, पहले न्यूक्लियोटाइड से शुरू कर सकता है, ये नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये शुरू नहीं कर पाता। डीएनए पॉलीमरेज को पहले थोड़ा सा बना हुआ खंड चाहिए। मान लो डीएनए बना रहा है तो थोड़ा सा टुकड़ा डीएनए का या कोई भी खंड, थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनी हुई होनी चाहिए, फिर ये उसके आगे जोड़ने का काम करता है। मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि जीरो से स्टार्ट नहीं करता, पहले न्यूक्लियोटाइड को ये नहीं लगा पाता, इसके लिए कुछ श्रृंखला पहले बनी हुई होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये केवल उसमें जोड़ने, ऐड करने का काम करता है। ये एक बड़ा आधारभूत अंतर है, ध्यान रखना। ये चीज हम डीएनए आरएनए निर्माण जब पढ़ेंगे तब भी वापस काम आएगी। तो ये ध्यान रखें, यह एंजाइम आरएनए निर्माण का आरंभ कर पाते हैं, ये बिल्कुल निर्माण का आरंभ कर पाते हैं, और ये निर्माण का आरंभ नहीं कर पाते हैं, इन्हें एक छोटे से खंड, और इस छोटे से खंड को क्या बोलते हैं, प्राइमर। इन्हें एक छोटे से खंड प्राइमर की आवश्यकता होती है, और उस खंड में ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का कार्य करते हैं। तो उपस्थित खंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ना मतलब इनको प्राइमर की आवश्यकता होती है, इनको प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ये प्राइमर डिपेंडेंट होते हैं। ये प्राइमर डिपेंडेंट एंजाइम है कि प्राइमर पर निर्भर करेंगे, प्राइमर होगा तभी काम करेंगे। प्राइमर क्या है, वो छोटा सा खंड है, ठीक है, जो जिसके आगे ये जोड़ना शुरू करते हैं। और यहां पर ध्यान रखना, इसमें प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है, प्राइमर इंडिपेंडेंट कह सकते हो आप। ये प्राइमर इंडिपेंडेंट एंजाइम है और वो प्राइमर डिपेंडेंट एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज में दो मुख्य अंतर हो गए। आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कर आरएनए बनाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करके डीएनए बनाते हैं, पहला अंतर। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज बिना प्राइमर के श्रृंखला के निर्माण का शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से, स्टार्ट से। डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला निर्माण की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, इन्हें एक छोटे से खंड यानी कि प्राइमर की आवश्यकता होती है, उसके आगे ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गई बात। अब प्राइमर कौन सा लेंगे, मैंने आपको क्या क्या, प्राइमर डीएनए की श्रृंखला भी हो सकती है, और प्राइमर प्राइमर नहीं, टेम्पलेट।
अब टेम्पलेट कौन सा लेंगे? टेम्पलेट डीएनए की श्रृंखला भी हो सकती है और टेम्पलेट आरएनए की श्रृंखला भी हो सकती है। तो टेम्पलेट कौन सा काम में लिया गया? अब ये एंजाइम आरएनए बना रहा है, ये डीएनए बना रहा है, लेकिन बना तो टेम्पलेट के सामने रहा है। टेम्पलेट कौन सा है? आरएनए की श्रृंखला टेम्पलेट है या डीएनए की श्रृंखला टेम्पलेट है? टेम्पलेट के आधार पर इनके दो प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए बना रहा है, लेकिन ये किससे बना रहा है? सामने भी आरएनए की श्रृंखला आरएनए से आरएनए बना रहा है या डीएनए से आरएनए बना रहा है, दो प्रकार हो गए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के आधार पर ये दो प्रकार के होंगे और वह भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के आधार पर दो प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन से टेम्पलेट के सामने ये बना रहे हैं उसके आधार पर इनके दो दो प्रकार है। कुल मिलाकर 4 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम अंततः हो गए। आरएनए पॉलीमरेज के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हुआ? ये आरएनए से आरएनए बना, टेम्पलेट भी आरएनए है और उसके सामने भी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए बनाएगा और आरएनए डिपेंडेंट है मतलब ये टेम्पलेट भी कौन सा लेगा? आरएनए। आरएनए पर निर्भर है और आरएनए से आरएनए बनाता है। आरएनए से आरएनए बनाने का ये कार्य प्रकृति में आजकल बहुत कम रह गया है, नगण्य। इस कार्य को वैसे हम आरएनए रिप्लिकेशन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आरएनए से आरएनए बनना, रिप्लिकेशन। बट आरएनए प्रतिकृतिकरण या आरएनए रिप्लिकेशन आज अत्यंत विरल है और केवल कुछ वायरस में बचा है। केवल कुछ वायरस जो राइबो वायरस है, जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, केवल वहीं पर ही, वो भी थोड़े बहुत ही राइबो वायरस है जिनमें आरएनए से आरएनए, वो थोड़े से ही है। फिर दूसरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो है ये डीएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, सॉरी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो ये डीएनए से आरएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनना ये बड़ा सामान्य है। मैंने क्या कहा? डीएनए टेम्पलेट की तरह काम में आना आज की तारीख में सबसे सामान्य अवस्था है। आरएनए एज ए टेम्पलेट रेयर है, वायरस के अलावा कोई यूज नहीं करता। सभी जो है डीएनए टेम्पलेट लेते हैं और डीएनए से आरएनए बनने के इस कार्य को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये सारे जीवों में होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, ये एमआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, और हर सजीव कोशिका में डीएनए से आरएनए बनेगा। आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए के पास आएगी, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है और तब लक्षण बनते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, ये सभी सामान्य प्रकार का एंजाइम और सभी सजीवों में उपस्थित होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज में ज्यादा कॉमन कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बहुत रेयर है। ठीक है, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज के भी 2 भाग हुए, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आरएनए से डीएनए बनाता है। अभी यह क्या हो रहा था? डीएनए से आरएनए बनना, इसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला, ये तो उल्टा हो गया। वो आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए बनना प्रकृति का एक और अत्यंत विरल कार्य है। अब इसको अगर ट्रांसक्रिप्शन कहा था तो ये क्या कहलाएगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये भी बहुत विरल है, केवल कुछ वायरस में है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन फिर वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर वापस डीएनए से आरएनए बनाते रहेंगे, लेकिन आरएनए से डीएनए बनाते हैं कुछ वायरस, और इन वायरस को हम रिट्रोवायरस कहते हैं। एचआईवी वगैरह होते हैं। तो रिट्रोवायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ और ये आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये बहुत रेयर केस है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए से डीएनए बनना अगेन अत्यंत सामान्य कार्य है। डीएनए से डीएनए बनने के इस कार्य को हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, और ये सभी सजीवों में होता है। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, ये 2 कॉमन है। आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से आरएनए बनना बहुत रेयर हो गया है, ये केवल कुछ वायरस में ही मिलेंगे। तो जो कॉमन पॉलीमरेज एंजाइम है, एक तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों बहुत रेयर हैं। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको कई बार इसको रिवर्स, इसका इस एंजाइम का एक और नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है तो इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये चीज़ें आगे भी आएंगी, जब हम डीएनए निर्माण आरएनए निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ फिर आएगा। एंजाइम के बारे में मैंने जितनी वैरायटी हो सकती पॉलीमरेज की मैंने आपको सारी बता दी। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो कि डीएनए डिपेंडेंट का क्या अर्थ है और आरएनए डिपेंडेंट का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के निर्माण की बात कर रहे थे और मैंने कहा कि श्रृंखला का निर्माण न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के जोड़कर बहुलकीकरण करके एक रेखीय श्रृंखला बनाने से होता है।
और इसी रेखीय श्रृंखला को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब देखिए बहुलकीकरण कैसे होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आकर के जुड़ती हैं, जुड़ेगा कौन, ये एंजाइम। अब जुड़ेगी कैसे और वहां क्या तरीका रहता है थोड़ा वो भी समझ लें। एंजाइम के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक नई श्रृंखला कैसे बनती है उसका आधारभूत तरीका समझ लें। कैसे, एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण, ठीक है, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण यानी कि बहुलकीकरण। अब इस समय कैसे होगा, क्या होगा, निर्माण के समय एक नया न्यूक्लियोटाइड, जब एक नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा अपने फास्फेट समूह से, न्यूक्लियोटाइड में सबसे सक्रिय समूह फास्फेट होता है, तो जब श्रृंखला बन रही होती है तो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़े जाएंगे। तो हर आने वाला एक नया न्यूक्लियोटाइड बन रही श्रृंखला या पहले से उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड है उससे अपने फास्फेट समूह से जुड़ेगा। तो अपने फास्फेट समूह से जुड़ेगा, अपने फास्फेट समूह से पहले से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के तीसरे कार्बन पर जुड़ता है, और वो भी किस बॉन्ड से जुड़ेगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फेट और शर्करा में तो फास्फोएस्टर बॉन्ड ही बनता है। समझ में आई बात। क्या रहा, श्रृंखला निर्माण के समय प्रत्येक नया न्यूक्लियोटाइड अपने फास्फेट समूह से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के तीसरे कार्बन पर जाकर जुड़ता है फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। ये आधारभूत बात पता हो। निर्माण का यही एक तरीका है। आने वाला हमेशा फास्फेट से क्यों जुड़ता है, क्योंकि फास्फेट इसमें सबसे सक्रिय समूह, और शर्करा के पास तीसरा कार्बन, देखो इस जिस शर्करा से जाकर जुड़ रहा है, इस शर्करा के पहले कार्बन पर तो इसका नाइट्रोजन क्षार लगा हुआ है, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड ही है, और पांचवें कार्बन पर इस न्यूक्लियोटाइड का खुद का फास्फेट लगा है, तो आने वाला इसके तीसरे कार्बन पर जुड़ता है। ये निर्माण की विधिवत फिक्स प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे हम इसको यूं समझें, मैंने ये 4 न्यूक्लियोटाइड बना रखे, दिख रहे हैं सबको, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है, ये शर्करा है, इसके पहले कार्बन से तो कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, और इसका ये जो 5वां कार्बन रहेगा, इसके 5वें कार्बन से इसका फास्फेट जुड़ा हुआ है। ऐसा सभी में है, सभी का ये पहला कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये पहला और ये 5वां, तो शर्करा का पहला और 5वां कार्बन तो खुद के ही अंदर बिजी है। अब जैसे इस न्यूक्लियोटाइड से ये आकर जुड़ेगा, तो ये अपने फास्फेट समूह से इसकी शर्करा से जुड़ेगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा यहाँ ऐसे। ठीक है, और ये कौन सा कार्बन होगा, इसका तीसरा कार्बन। ठीक है, अब ये 2 हो गए, 1 से 2 हो गए, डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर तीसरा आके जुड़ा, तो तीसरा आके जुड़ेगा, तो ये भी इसके फास्फेट से जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये भी इसके तीसरे कार्बन पर जुड़ा। फिर ये 3 हो गए, फिर एक और आया, तो ये इसके तीसरे कार्बन से जुड़ेगा। तो इस तरह से ये जो इसका तीसरा कार्बन है, यहां पर आने वाला हर नया न्यूक्लियोटाइड इधर से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो उधर जुड़ेगा। इस तरह से जुड़ते जाएंगे। समझ में आई बात। अब ये जुड़ा जो ये बॉन्ड कौन सा बना, तो ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड कौन सा है, ये है फास्फोएस्टर बॉन्ड, ये फास्फोएस्टर बॉन्ड है। अच्छा, इसमें आप एक और चीज देखिए कि इसके अंदर ये वाला बॉन्ड कौन सा है, तो ये भी तो शर्करा और फास्फेट के बीच का ही है, तो ये भी कौन सा है, ये भी फास्फोएस्टर बॉन्ड ही है। तो अब हमें यहाँ पर 2 फास्फोएस्टर बॉन्ड मिल रहे हैं। ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड ये भी है, तो एक फास्फोएस्टर बॉन्ड तो न्यूक्लियोटाइड का खुद का ही है, और एक इन दोनों के बीच का बना। ठीक है, अब इन दोनों 2 सतत इन एस्टर बॉन्ड को मिलाकर, ठीक है, इन सतत एस्टर बॉन्ड को मिलाकर के हम इनका एक कॉमन नया नाम दे सकते। इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से कहा जाएगा फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। 2 एस्टर बॉन्ड हो गए, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाएगा। तो डाइएस्टर और एस्टर का अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड और 2 सतत फास्फोएस्टर बॉन्ड मिलाकर के फास्फोडाइएस्टर बनता, पूरा ये समूह ऐसे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये श्रृंखलाएं जुड़ती जाएंगी। अब आप देखिए, इसके अंदर एक बड़ी विशेष बात और क्या रही, इसके अंदर एक विशेष बात ये भी रही कि यहाँ एक निर्धारित ध्रुवता पाई जाती है। अब आप देखो, इस श्रृंखला का ये वाला सिरा तो बिल्कुल फिक्स हो गया, हर नया न्यूक्लियोटाइड उधर ही जुड़ेगा हमेशा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक निर्धारित ध्रुवता होती है, पोलैरिटी होती है। इसका ये सिरा 5वां कार्बन है, तो इसको कहा जाता है 5th एंड।
इसको बोलते हैं फिफ्थ एंड, ये पांचवा सिरा है। और ये तीसरा कार्बन अंत में होता है तो इसको कहते हैं इसका थर्ड एंड, ठीक है, पांचवा और ये तीसरा। जो ये पांचवा सिरा होता है ये कहलाता है इसका नॉन ग्रोइंग एंड। इधर कभी इसकी वृद्धि नहीं होगी, श्रृंखला की वृद्धि एक ही तरफ होती है। और ये जो थर्ड एंड होता है ये इसका ग्रोइंग एंड कहलाता है। नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा इधर ही आएगा। तो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक ही तरफ वृद्धि करती है, उसके तीसरे सिरे की तरफ ही नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। तो इसके वृद्धि के निर्माण की दिशा क्या हुई, तो इसके निर्माण की दिशा क्या रही, 5 से 3, एक तरफ पांचवा सिरा एक तरफ तीसरा सिरा। हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर हम 5 एंड 3 एंड लिखते हैं। तो 5 एंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर पांचवा कार्बन है और इधर तीसरा कार्बन है, थर्ड एंड है। दिशा हमेशा यूं क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि 5 से 3 दिशा में इसकी वृद्धि हो रही, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक निर्धारित ध्रुवता के साथ और एक निर्धारित वृद्धि की दिशा के साथ ही बनती है और हमेशा एक ही दिशा में वृद्धि करेगी, 5 से 3। ध्यान रखना 3 से 5 कभी नहीं। तो जितने पॉलीमरेज एंजाइम सब इसी तरह से काम करते हैं और 5 से 3 दिशा में श्रृंखला बनेगी, ठीक है। एस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे और दो सतत एस्टर बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा, ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है। और ये कई बार आप एनसीईआरटी वगैरह किताबों में भी अगर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ये जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है सारे, ठीक है। अब देखा जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एक एस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन हमें कई जगहों पर किताबों में, इवन एनसीईआरटी में क्वेश्चन में डाइएस्टर लिखा मिलता है। एक्चुअली इसको यूं समझिएगा कि इस बॉन्ड के बनने के बाद ये डाइएस्टर बन गया, क्योंकि इस बॉन्ड ने एक डाइएस्टर का निर्माण किया, इसलिए इसे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। हालांकि डाइएस्टर बॉन्ड तो दोनों को मिला के ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है 3,5, इधर 3 कार्बन इधर 5 कार्बन, ठीक है, ये 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज इस तरह से भी बोला जाता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ा है तो वो भी सही है, क्योंकि ये लिंकेज फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं कि इस बॉन्ड के बनने के बाद एक डाइएस्टर का निर्माण हुआ, इसलिए डाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। अब वो डाइएस्टर लिंकेज होना चाहिए, लेकिन कई जगह फिर डाइएस्टर बॉन्ड ही चल जाता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसको सही मान लिया जाता है, बट वास्तव में वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ना होकर क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। डाइएस्टर बॉन्ड तो इस पूरे जोड़े को कहेंगे और आपको डाइएस्टर जब गिनने भी होंगे तो इसी तरह से गिनना। अब यहाँ पर देखिए, एक तो बॉन्ड गिनने को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसका बाकायदा फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप इसका पूरा एक निष्कर्ष देख लें। 2 मुख्य बातें हमें पता चली यहाँ पर कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हमेशा एक निश्चित ध्रुवता पाई जाती, और ये ध्रुवता क्या रहती है कि इसका एक सिरा पांचवा सिरा और दूसरा सिरा तीसरा सिरा कहलाता, ठीक है। और इसके वृद्धि की दिशा भी हमेशा 5 से 3 ही रहेगी। ये 2 बातें फिक्स रहेंगी, ठीक है। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में हमें बॉन्ड गिनने को लेकर क्वेश्चन आता है कि जैसे यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में यदि n न्यूक्लियोटाइड की संख्या है तो बताएं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की संख्या, फास्फोएस्टर बॉन्ड की संख्या और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। हम अपने उदाहरण से जरा तुलना करें, ठीक है। अगर हम इसको तुलना करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमारे लिए यहाँ n का मान कितना हो गया, 1 2 3 4। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, n कितना है, 4 है। अब जरा इसमें देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड गिनो, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में यहाँ पर। तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4। यहाँ तो जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उतने ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जरा इसके अंदर एस्टर बॉन्ड गिनो कितने हैं, एस्टर बॉन्ड शुगर फास्फेट के बीच के, तो फास्फोएस्टर बॉन्ड कितने हैं जरा देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7। 4 न्यूक्लियोटाइड में 7 फास्फोएस्टर बॉन्ड हैं, ठीक है। अगर मैं 4 को n मान रहा हूं तो 7 लाने के लिए 2n-1 हो गया। और डाइएस्टर कितने जरा देखो, इस पूरे जोड़े को एक डाइएस्टर कहेंगे। तो ये एक जोड़ा, ये तो अकेला है वैसे भी, ये एक जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। कितने जोड़े डाइएस्टर के, 1 2 3, 3 डाइएस्टर। n का मान 4 है, डाइएस्टर 3 है, n-1,
समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हमने एक फार्मूला लिख रखा है यहाँ, देखिए रेखीय श्रृंखला, वो कैसी थी, रेखीय श्रृंखला अलग है, वृत्ताकार में अलग होगा, ध्यान रखना। रेखीय श्रृंखला में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो n ही रहेंगे, ठीक है। फास्फोएस्टर बॉन्ड 2n-1 हो जाएंगे, 7 हो गए 4 से, और डायस्टर बॉन्ड कितना हो जाएंगे, n-1। तो रेखीय श्रृंखला की हम पहले बात समझ लें। तो ये जो श्रृंखला बनी हुई है ये रेखीय श्रृंखला है, और रेखीय श्रृंखला में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की संख्या n, फास्फोएस्टर बॉन्ड की संख्या 2n-1 और डायस्टर बॉन्ड की संख्या n-1 रहेगी। अब वृत्ताकार पे आते हैं। हमने ये भी देखा है कि डीएनए क्या होता है, वृत्ताकार भी होता है। अगर ये वृत्ताकार हो, ऐसे वृत्ताकार कैसे होगा, ये वाला फास्फेट इधर से घूम के इसके तीसरे सिरे पर लग जाए, ये यहां से घूम के यहां लग गया, तो ये इस फास्फेट से इस तीसरे कार्बन में एक एस्टर बॉन्ड और बन गया, तो ये गोल रिंग की तरह वृत्ताकार हो गया। अब आप जैसे देखो वृत्ताकार बनाओगे तो एक एस्टर बॉन्ड और बन जाएगा इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो उतने ही रहेंगे, एस्टर बॉन्ड 7 के बजाय कितने हो गए, 8, तो वो n से 2n-1 नहीं करना पड़ेगा, 2n ही हो गया, 4 है तो 8 हो गया। और डायस्टर बॉन्ड भी एक बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ये तो हमने छोड़ ही रखा था और ये इसके बीच में एक और बन गया, तो एक डायस्टर बॉन्ड भी बन गया, 2 बॉन्ड और बन गए, तो इस तरह से 4 डायस्टर बॉन्ड हो जाएंगे। तो वृत्ताकार डीएनए में एक एस्टर बॉन्ड और बन जाता है इनके बीच में, इसलिए वो n-1 2n-1 नहीं करना पड़ेगा। और अगर डीएनए वृत्ताकार है तो ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की संख्या n ही रहेगी, एस्टर बॉन्ड की संख्या 2n और डायस्टर बॉन्ड की संख्या n रहेगी। -1 आपको जो है रेखीय में करना। इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो पहले तो ये देख लें कि डीएनए आपको वृत्ताकार दिया है या रेखीय दिया है। दूसरा ये देख लें कि एक श्रृंखला दी है या 2 श्रृंखला दी। सबसे बेहतर होता है आप तो पहले एक श्रृंखला का निकाल लिया करें, अगर डबल स्टैंडर्ड है तो 2 का गुणा कर लेना, डबल कर लेंगे बस, ठीक है। पहले एक श्रृंखला का निकालो फिर डबल कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है हम कि एक 200 बेस पेयर लंबे डीएनए में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या क्या होगी यदि डीएनए रेखीय हो या डीएनए वृत्ताकार हो। इनमें हमें बॉन्ड की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब देखिए 200 बेस पेयर का मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको समझ लें। 200 बेस पेयर का मतलब यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है डीएनए के और 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें और 200 इसमें, वैसे 400 होगा ना, 200 बेस पेयर जोड़े। अब हम क्या कर लें, एक श्रृंखला का निकाल लें, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड में पहले हम एक श्रृंखला, एक स्ट्रैंड का निकाल लें। एक स्ट्रैंड में हम n का मान कितना लेंगे, 200, ठीक है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमें 3 चीजें चाहिए, फिर फास्फोएस्टर बॉन्ड एंड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तीनों निकाल लें, ठीक है। अब हम पहले ले लेते हैं कि डीएनए हम रेखीय ले लेते हैं, वृत्ताकार दोनों में निकालना है हमें तो, ठीक है। अब इन दोनों बॉन्ड को निकालना है और पहले डीएनए ले लिया हमने रेखीय, कि अगर ये मान लो रेखीय है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या रहता है, n, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा, n का मतलब है ये 200, ठीक है। एस्टर बॉन्ड कितना होता है 2n-1, तो ये कितना हो गया 2n-1, 2n कितना हुआ पहले तो 400, एक कम कर लो 399 हो जाएगा, और डायस्टर बॉन्ड n-1 यानी कि 199 हो गया, ठीक है। अब ये रेखीय डीएनए में एक स्ट्रैंड की बात है, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर लें तो ये डबल स्टैंडर्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है, इंटू 2 करोगे तो ये कितना हुआ 798, और इसमें भी 2 का गुणा लगाओगे तो ये 398 हो गया, ठीक है। अब ये रेखीय की बात हो गई। इसी तरह से अगर मैं वृत्ताकार की बात करता हूं, तो अगर हमने डीएनए वृत्ताकार लिया तो वृत्ताकार में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो n ही रहेंगे 200, और फिर डबल स्टैंडर्ड है तो 400, ठीक है। फास्फोएस्टर बॉन्ड तो 2n बताए थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200, सॉरी 2n में कितना हो जाएंगे 400,
ठीक है, 400 और डबल स्टैंडर्ड है तो ये 800 हो जाएंगे, और ये n ही रहेंगे, यानी कि 200, और 2 का गुणा सब में करेंगे क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये हो गया 400। इस तरह से। तो यहां आप देखो, यहां तो 203, यहां 399, 199, ये जो हमने लिए हैं ये बेसिकली एक स्टैंड के हैं, और इसमें एक स्टैंड में 200, 400 और 200 ही रहेंगे, और ये है हमारा एक्चुअल आंसर। डबल स्टैंडर्ड होने पर ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें तो 400 ही रहेंगे, इधर 2 कम होते हैं, वहां पूरे रहेंगे, यहां भी 2 कम रहेंगे। तो ये जो 2 गुणा क्यों किया, ये डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से किया गया। डबल स्टैंडर्ड के कारण फिर हमने बाद में इसमें क्या किया, ये 2 का गुणा किया। ये मैंने एक आधारभूत तरीका बताया आपको। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको सिंगल स्टैंड दिया है, डबल स्टैंडर्ड, जैसे अपने को यहाँ डबल स्टैंडर्ड दिया गया है, तो अपन को समझ में आ गया कि एक स्टैंड में 200 है और एक में 200 है। कुछ लोग यहीं डायरेक्ट 400 लेके भी कर लेते हैं, वो भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सिंगल स्टैंड ही होता है, इसलिए अपने को तरीका पूरा आना चाहिए। अब हमने एक स्टैंड में n का मान 200 लिया और पहले रेखी का निकाल लिया, तो एक स्टैंड में रेखी में तो 200, 399 और 199 होगा, और वृत्ताकार में 200, 400 और 200 होगा। डबल स्टैंड के लिए 2 का गुणा कर देंगे तो 400, 798 और 398, और 400, 800, 400 ये वृत्ताकार में हो जाए। इस तरह से हम तीनों प्रकार के बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे बनती है, इसको लेकर एक छोटी सी बात थी। न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां एक एक आकर जुड़ती हैं, ठीक है। ये काम पॉलीमरेज एंजाइम करता है। पॉलीमरेज एंजाइम के प्रकार भी बता दिए मैंने आपको, और जब श्रृंखलाएं जुड़ती है तो पता होना चाहिए कि आने वाला न्यूक्लियोटाइड अपने फास्फेट समूह से पहले से उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के तीसरे कार्बन पर फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, और इसलिए हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक निर्धारित ध्रुवता 5वां सिरा, तीसरा सिरा वाली होंगी, और वृद्धि की दिशा 5 से 3 होंगी। बॉन्ड कैसे गिनने हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है उसकी कुछ आधारभूत बातें बताई, ठीक है। अब हम न्यूक्लिक एसिड के प्रकार पर आते हैं। अगला हमारा काम है न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड संरचना, कार्य और रासायनिक संगठन, ठीक है। रासायनिक संगठन, संरचना और कार्यों के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटे जा सकते हैं, ठीक है। ये 2 भाग कौन कौन से हुए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए, ठीक है। अभी तक हमने न्यूक्लिक एसिड की जनरल बातें आपको बताई थी कि जनरल न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या कुछ रहता है। अब हम डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, एक एक करके 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, एक एक करके हम इन न्यूक्लिक एसिड को शुरू करेंगे। सबसे पहले डीएनए लेंगे और उसकी तुलना में फिर बाद में हम आरएनए लेंगे, ओके।